एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। पीएनएसटी 2024 के एग्जामिनेशन की काउंसलिंग और उसमें सीटों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में आज स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसके पहले की दो वीडियो में मैंने हाईकोर्ट के कंक्लूजन, सीबीआई जांच, सूटेबल कॉलेजेस, अनसूटेबल कॉलेजेस, डिफिशिएंट कॉलेजेस, इसके अलावा जो है जिस प्रकार से न्यूज़ की कटिंग पेपर का जो एनालिसिस है उसको लेकर के मैंने दो वीडियो बना दिया है। काउंसलिंग के होने को लेकर के या काउंसलिंग के नहीं होने को लेकर के किसी भी प्रकार का कोई मिसकंसेप्शन नहीं है। काउंसलिंग होगी, थोड़ा सा हो सकता है लेट हो जाए। नर्सिंग काउंसिल की गाइडलाइंस का अगर मान लीजिए डेडलाइन निकल जाता है तो उसके लिए भी याचिका या जो रिक्वेस्ट है वो दे दी गई है, हो सकता है कि वो एक्सटेंड हो जाए। तो काउंसलिंग तो होगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में अगर कोई सवाल है कि इस बार भी काउंसलिंग नहीं होगी, जैसे कि 2022 का रिजल्ट नहीं आया, तो ऐसी फिलहाल कोई स्थिति बनते हुए नहीं दिख रही है। काउंसलिंग हो सकता है थोड़ी लेट हो, लेकिन एक जो बड़ी जो प्रॉब्लम ये है कि सीटों पर इम्पैक्ट पड़ने की इंफॉर्मेशन मिल रही है या सीट में कमी होने की जानकारियां मिल रही है, और उसके पीछे का बैकग्राउंड मैं आपको बता दे रहा हूं ऐसा क्यों कहा जा रहा है। इस साल पीएनएसटी 2024 का एग्जामिनेशन हुआ, सीटों को लेकर के किसी भी प्रकार का रूल बुक में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया। स्टूडेंट को अलग अलग इंस्टीट्यूट के माध्यम से, टीचर्स के माध्यम से या यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से ये इन्फॉर्मेशन मिली कि अगर 2022 के रूल बुक के अकॉर्डिंग अगर मान लीजिए सभी सीटों पर अगर काउंसलिंग कराई जाती है तो 1860 सीटों पर काउंसलिंग होना चाहिए, जिसमें डीएमई की 810 सीट और डीएचएस की 1050 सीट होनी चाहिए, जिसमें से डीएचएस में 470 जो सीटें हैं वो जीएनएम की बीएससी नर्सिंग में अपग्रेडेड सीट थी, तो जिसमें आज तक के कोई एडमिशन हुआ नहीं था, वो फर्स्ट टाइम एडमिशन होता। अब देखने वाली बात यह है कि जब इस साल काउंसलिंग होगी तो वो जो नई अपग्रेडेड 470 सीटों पर एडमिशन लेते हैं या नहीं लेते हैं। लेकिन फिलहाल अभी कुछ दिनों पहले जिस प्रकार से अनसूटेबल, डिफिशिएंट और सूटेबल कॉलेजेस की लिस्ट आई है, तो उसमें याद रखिए जिस प्रकार की रियायतों को लेकर के बात चल रही थी, उसमें याद रखिए जो इन्फॉर्मेशन कुछ कुछ जगह से निकल करके ये आ रही है कि हो सकता है कि हाईकोर्ट दो रियायतों में से एक रियायत में मान जाए। विभाग ये चाहता है कि हम अपने स्टूडेंट को शिफ्ट भी न करें और इस साल हम अपने कॉलेजेस में एडमिशन भी ले लें। याद रखिए विभाग की जो टेंडेंसी है या विभाग की जो असली इच्छा है वो ये चाहते हैं कि जितने भी हमारे 1860 सीटों के जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें एडमिशन भी हो, और उसमें पहले से जो पढ़ रहे हैं जो स्टूडेंट हैं अगर वो डिफिशिएंट कैटेगरी या अनसूटेबल कैटेगरी में है तो हम उसमें एडमिशन भी ले पाएँ, और उसमें पुराने जो स्टूडेंट हैं हम उनको कहीं शिफ्ट भी ना करें। और ये पूरी की पूरी जो प्रॉब्लम्स है फैसिलिटीज़ को लेकर के या सुविधाओं को लेकर के, उसको हमको पूरा करने के लिए 1 साल या 18 महीने का समय मिले। ये विभाग की अपनी एक रियायत की डिमांड है कोर्ट के सामने कि हमको इस टाइप की रियायत मिल जाए तो हम सभी कॉलेजेस में एडमिशन भी ले लें और हमारे पुराने जो स्टूडेंट हमारे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं उनको शिफ्ट कराने की हमारे पास में ऐसी कोई स्थिति न बने। लेकिन याद रखिए कोर्ट इसमें से पूरी की पूरी रियायत नहीं मान रहा है। कोर्ट याद रखिए कॉलेजेस को किस प्रकार की रियायत दे सकते हैं, जो पहले से जो स्टूडेंट कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। अब कौन से कॉलेजेस की बात चल रही है? जो कॉलेज डिफिशिएंट है। अब डिफिशिएंट में भी हो सकता है कुछ ज़्यादा ही मेजर डिफिशिएंट हो गए होंगे और कुछ माइनर डिफिशिएंट होंगे। तो मेजर डिफिशिएंट जो कॉलेज होंगे वो बिल्कुल अनसूटेबल की कैटेगरी में जाने ही वाले होंगे, तो ऐसे कॉलेजेस के ऊपर कुछ गाज गिर सकती है, काउंसलिंग में जाने से उनको रोका जा सकता है। और अनसूटेबल कॉलेजेस में तो ऐसे होने की संभावना है ही। तो जो भी अनसूटेबल कॉलेज है या डिफिशिएंट में भी बिल्कुल लास्ट कंडीशन पर है कि वो डिफिशिएंट में भी बिल्कुल अनसूटेबल की बाउंड्री पर जाकर के बैठ गए हैं, तो ऐसे जो कॉलेजेस हैं हो सकता है कि उनको एक रियायत मिल जाए कि आपके यहाँ पर जितने भी पुराने जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं हम उनको शिफ्ट कराने की गाइडलाइंस नहीं देते हैं, आप उनको अपने विभाग के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उनका मैनेजमेंट संभालिए। लेकिन ऐसे कॉलेजेस को काउंसलिंग में जाने की परमिशन नहीं मिलने की इन्फॉर्मेशन मिल रही है कुछ जगह से, तो याद रखिए कि ये जो डिफिशिएंट और अनसूटेबल कॉलेजेस को अगर काउंसलिंग से बाहर किया जाता है तो ये हाईकोर्ट के द्वारा विभाग को दी गई एक रियायत होगी कि आप 3-3 रियायतें मांग रहे हैं कि हम शिफ्ट भी ना करें, हम काउंसलिंग में भी चले जाएं और हमारे पास जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है उनको हम अपग्रेड करने के लिए 18 महीने या 20 महीने का समय भी ले लें। तो 18 महीने 20 महीने में तो अपग्रेड करने का समय लगेगा, क्योंकि वो मैटर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है, तो वो तो अपग्रेड करने के लिए 18-20 महीने के समय लगेगा, वो तो एक रियायत तो कोर्ट को देनी ही पड़ेगी। दूसरी चीज़ है कि बहुत सारे स्टूडेंट को शिफ्ट कराना इतना आसान नहीं है, कुछ स्टूडेंट 2-2, 3-3 साल से स्टडी कर रहे हैं, तो शिफ्ट कराने वाली रियायत पर तो हो सकता है कोर्ट मान जाए, लेकिन काउंसलिंग करा करके उसी कॉलेज में जहां पर पहले से कोई फैसिलिटीज नहीं है
100 बेड का हॉस्पिटल नहीं है, या फिर मान लीजिए जो स्टूडेंट की ट्रेनिंग के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट होती है लैब की, क्लासेस की, अगर वो उपलब्ध नहीं है तो ऐसे कॉलेजेस में जहाँ पर निरीक्षण में कमियाँ पाई गई होंगी ऐसे कॉलेजेस काउंसलिंग में नहीं जाएंगे। और ऐसे कॉलेजेस अगर काउंसलिंग में नहीं जाएंगे तो याद रखिए सीटों के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अब उसमें अगर मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तहत मैं आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए कि कोई कॉलेज है, मान लीजिए यहाँ पर मैं कॉलेज का नाम लिख ले रहा हूँ, शायद ये कॉलेज नाम लिस्ट में शामिल है या नहीं मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर लिख ले रहा हूँ कि अगर मान लीजिए ये कॉलेज किसी कैटेगरी में है जिसमें निरीक्षण में, याद रखिए मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर ये ट्रेनिंग सेंटर के नाम लिख रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये इस कैटेगरी में शामिल है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर मानते हैं कि ये 2 कॉलेजेस, अगर मान लीजिए इसमें 60 सीटें हैं, ऑलरेडी इसमें स्टडी चल रही है, इसमें शायद 30 सीटें हैं, अगर इसमें भी स्टडी चल रही है, अगर मान लीजिए DHS के 2 कॉलेज भी हट गए और जो नए जो अपग्रेडेड जो 470 सीट है उनमें से क्या कंडीशन बनती है कि उनको नया पूरी तरह से फ्रेश तैयार किया गया है या नहीं, वो भी देखने वाली बात है। तो अगर मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि 60 सीट अगर हाथ से निकल गई, एक 30 सीट अगर हाथ से निकल गई और एक भी अगर मान लीजिए DME सीधे 120 सीटों का निकल गया और 18, और हो सकता है कि बैकग्राउंड में और भी 5-7 कॉलेज अगर मान लीजिए टारगेट में होंगे जो कि डिफिशिएंट होंगे और उनके पास में भी वो फैसिलिटी नहीं होगी कि हम स्टूडेंट तो शिफ्ट नहीं कर सकते लेकिन फिर आप काउंसलिंग नहीं करा सकते। तो जिस प्रकार की रियायतें हैं कि ठीक है आपको काउंसलिंग में जगह नहीं देंगे लेकिन जो पहले से एग्जिस्टिंग जो स्टूडेंट है उनकी आप पढ़ाई या उनकी जो ट्रेनिंग पर फोकस करिए, तो विभाग के पास ऑप्शन फिर ये बचेगा कि काउंसलिंग न करा करके पुराने स्टूडेंट का मैनेजमेंट संभाले और फिर 18-20 महीने में उस कॉलेज को अपग्रेड करके नए सेशन में जो है पूरी तरह से एफिलिएशन करके फिर उनको नए सिरे से तैयार करने वाली सिचुएशन बनेगी। तो अगर मान लीजिए 1 से 2 DME भी अगर मान लीजिए काउंसलिंग से बाहर हो गए और अगर मान लीजिए 3 से 4 अगर DHS भी अगर मान लीजिए एवरेज 60 सीटों वाले अगर बाहर हो गए तो ये मान करके चलिए लगभग ये सीटें जो है सीधे 300-400 कम होने की संभावना बन जाएगी। तो ऐसी स्थिति में सीटों पर प्रभाव पड़ने की पूरी संभावना है। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं इसमें डरने वाली या किसी भी प्रकार की पैनिक होने वाली बात नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है कि एक प्रैक्टिकल सिचुएशन है और ये प्रैक्टिकल सिचुएशन आपके सामने मैं यहाँ पर पूरी तरह से ऑनेस्ट तरीके से रख रहा हूँ। इसमें किसी भी प्रकार का कोई लाख लफेट या अपने तरफ से कोई चीज़ें मैं नहीं बता रहा हूँ। जो न्यूज़ की कटिंग्स आ रही है, जिस प्रकार के कंक्लूजन्स निकल के आ रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग कॉलेज में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको जिस प्रकार से कॉलेजेस के अंदर इंफॉर्मेशन मिल रही है उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ सीटों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ने की संभावना बढ़ गई है। काउंसलिंग के नहीं होने का कोई ऐसा कोई सवाल नहीं, काउंसलिंग होगी। अगर गाइडलाइंस की डेट अगर भी निकल जाती है तो रियायत के तौर पर मिल जाएगा, 1 महीना एक्स्ट्रा 1.5 महीना एक्स्ट्रा मिल जाएगा, काउंसलिंग होगी। लेकिन सीटों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ने के चांसेस अब बढ़ गए हैं। ये अवेयरनेस के तौर पर इसको समझने की ज़रूरत है। जिन स्टूडेंट के नंबर थोड़े से बाउंड्री पर है उनके लिए पैनिक सिचुएशन बन सकती है, लेकिन ये एक रियलिटी है जिसको एक्सेप्ट करना हम हर किसी की जिम्मेदारी है। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।